हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एजी 406 का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या होता है। देखिए एग्जाम में जरूर आएगा, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, सोलर फोटोवोल्टाइक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो सोलर फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा का ही एक स्रोत होता है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा के उपयोग का ही एक क्षेत्र है, एक स्रोत होता है, जिसमें सौर विकिरण को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जिसमें सूर्य की प्रकाश सीधे आता है, किस पे गिरता है, फोटोवोल्टाइक सोलर पे गिरता है। गिरने के बाद सीधे यह क्या करती है, विकिरण ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए इसको सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा के उपयोग का एक क्षेत्र है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा के उपयोग का ही एक क्षेत्र है, जिसमें सौर विकिरण को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जिसमें सौर विकिरण को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो युक्ति यह कार्य करती है उसे सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। ठीक है, यह युक्ति जो कार्य करती है, जो युक्ति विकिरण को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, उसको सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल बोला जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, देखिए एग्जाम में आएगा जरूर ये क्वेश्चन। तो सोलर फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा के उपयोग का ही एक क्षेत्र है, जिसमें सौर विकिरण को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो युक्ति यह कार्य करती है उसे सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं। सोलर सेल अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। सोलर सेल अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है। जब सौर विकिरण इन सेलों पर गिरता है, जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य की विकिरण इन सेलों पर गिरती है, तो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन सौर विकिरण कितना तेजी से उसके ऊपर अर्धचालक पदार्थ के प्रकार, सोलर सेल के आकार तथा तापमान पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अब फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। एक लाइन में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो फोटोवोल्टाइक ऐसा सिस्टम है जो सूर्य के विकिरण को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सूर्य के विकिरण ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जो युक्ति या कार्य करती है उसे सौर सेल, सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे अब आप लोग कि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल सिस्टम क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका लाभ, इसके उपयोग से क्या लाभ है। तो फोटोवोल्टाइक सेल बिजली उत्पादन करते समय प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल बिजली उत्पादन करते समय प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल की परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक प्रकाश सूर्य होता है। फोटोवोल्टाइक सेलों का जीवन काल लंबा होता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इनसे लाभ है, जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं इनको देखिए शॉर्ट में पीवी सेल बोला जाता है। ठीक है, पीवी सेल बिजली उत्पादन करते समय प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। पीवी सेलों की परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश होता है। फोटोवोल्टाइक सेलों का जीवन काल लंबा होता है, ये अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ, फिर सुनिएगा आप लोग। फोटोवोल्टाइक सेल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सूर्य से आने वाली उसकी विकिरण को, ऊष्मा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो युक्ति यह कार्य करती है उसे सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। इतना भी आप लोग लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। यदि उसके आगे आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, या नहीं कि लॉन्ग में इतना लिख के चले आए। तो आप लोग उसके आगे यदि लिखना चाहिए लिख दीजिएगा, सोलर सेल अर्धचालक पदार्थों का बना होता है। सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है। लाग में आ गया यदि आप लोगों को, तो आप लोग पहले लिख दीजिएगा कि सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जो युक्ति कार्य करती है उसे सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं।
उसके आगे लिख दीजिएगा इसका यूज क्या है, इसका हम लोग जैसे बिजली की यूज जहाँ जहाँ पे करते हैं वहाँ वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा कि इसका यूज हम बिजली बनाने के लिए करते हैं, उस बिजली से हम लोग पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे इसमें पीवी टेक्नोलॉजी पूछ देता कभी कभी, पीवी तकनीक क्या है। तो पीवी सेल या सोलर सेल को अर्धचालक युक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, पीवी सेल मतलब फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल को अर्धचालक युक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सौर विकिरण में डीसी, सौर विकिरण ऊर्जा को डीसी में बदल देते हैं। ठीक है, जो सौर विकिरण ऊर्जा आती है जो इसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा डीसी में बदल देती है। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। ठीक है, तो यह क्या करती है, सौर विकिरण ऊर्जा को डीसी में बदल देती है। इसका उपयोग किसी भी वैद्युत कार्य के लिए किया जा सकता है। डीसी का भी यूज हम लोग किसी भी प्रकार के वैद्युत कार्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग उसे एसी में बदलना चाहे तो कन्वर्टर का यूज करके डीसी सप्लाई को हम लोग एसी सप्लाई में बदल सकते हैं। तो यही था सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो हवा के गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसका उत्पादन होता रहता है, हम जब चाहे तब हम लोगों को करना भी नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप खुद होता रहता है। ठीक है, और हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो हवा की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा को बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए विस्तार से देख लेते हैं वायु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा। पवन या वायु ऊर्जा, तो हवा के गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही पवन ऊर्जा कहलाती है। इसे पवन चक्की द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पवन चक्की के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। पवन ऊर्जा को यूज प्राचीन समय, पुराने समय से ही हो रहा है। प्राचीन समय में पानी के जहाज इस ऊर्जा को यूज करते थे। ठीक है, जिस ओर हवा चलती थी उस ओर अपना जहाज शायद लेकर जाते थे, हमको इतनी जानकारी नहीं, लेकिन प्राचीन समय में पानी के जहाज में इस ऊर्जा का यूज किया जाता था, इतना पता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए तूफानी जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। ठीक है, जहां पर तूफान आता है वहां पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। जिसके द्वारा क्या कहती है, वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए ये होता है वायु ऊर्जा। अभी आगे इसमें और भी है। तो हवा की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। इससे पवन चक्की द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसका यूज हम लोग प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। पानी के जहाज में इसका यूज किया करता था पहले। पवन ऊर्जा बनाने के लिए तूफानी जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग यांत्रिक ऊर्जा और देखिए और विद्युत ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। इसको आप लोग समझा करिए, यह नहीं कि जाके लिख दें कि वायु ऊर्जा को डायरेक्ट यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में बदल के हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, सॉरी विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी। टाइम बहुत कम, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है वीडियो को। ठीक है, अगला किस, सॉरी इसी में आगे देखिएगा। इस ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले स्कॉटलैंड में जुलाई सन 1887 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पवन ऊर्जा की यूज जुलाई में सबसे पहले स्कॉटलैंड में जुलाई 1887 ईस्वी में किया गया था, जिसके द्वारा विद्युत बनाया गया। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया गया, विद्युत को बनाया गया था। इसके बाद इसका उपयोग वहां की एक कंपनी ने सन 1888 से सन 1900 तक किया। ठीक है, सन 1800 से सन 1900 तक किया। उस वक्त इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा डायनमो, डायनमो आप लोग देखेंगे तो डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन यह केवल कुछ ऊर्जा बनाने के कार्य में ही आता था। ठीक है, लेकिन पवन ऊर्जा जो थी उस समय डायनमो बनाया जाता था, यह कुछ ऊर्जा बनाने के कार्य में ही आता था। इसके बाद इसे और भी बड़ा बनाया गया और इसे बैटरी को आवेशित कर बाद में उपयोग के लिए बनाया गया। ठीक है, बैटरी लगाया गया, बैटरी को चार्ज किया गया, चार्ज करने के बाद बैटरी को बाद में उपयोग के लिए बनाया गया, जिसको रात में इसका उपयोग किया जा सके। और विद्युत की दूसरे विधि से भी इसे लागत कम लगने के कारण इसका उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इसका उपयोग कुछ कम ऊर्जा बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए उस वक्त एक निश्चित जगह के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हवा की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा प्राचीन समय से हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं। पहले के समय में इसको जहाजों पर यूज किया जाता था। ठीक है, पवन ऊर्जा को यूज करने के लिए हमें बड़ी बड़ी पवन चक्कियां बनानी चाहिए। पवन चक्की
जहाँ तूफानी जगह वहां पर बनानी चाहिए। ठीक है, इस ऊर्जा का सबसे पहले उपयोग स्कॉटलैंड में जुलाई सन 1887 ईस्वी में किया गया था, जिसके द्वारा इस विद्युत ऊर्जा को बनाया गया था। इसके बाद इसका उपयोग एक कंपनी ने सन 1888 से 1900 तक किया। उस वक्त इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा। उस वक्त इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन यह केवल कुछ ऊर्जा बनाने के कार्य में आता था, मतलब इससे सभी ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद और इसे और भी बड़ा बनाया गया और इसे बैटरी आवेशित किया गया, बैटरी को चार्ज किया गया। उसके बाद जिससे बैटरी को रात में यूज किया जा सके, और दूसरी विधि भी इसमें लागत कम लगने के कारण उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, दूसरी विधि इसमें लागत कम लगने के कारण इसको अधिक तेजी से उपयोग किया जाने लगा, लेकिन इसका उपयोग कुछ कम ऊर्जा बनाने के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए उस समय एक निश्चित जगह के लिए इसका उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, तो यह था पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा पवन चक्की के बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले देखेंगे पवन ऊर्जा से लाभ क्या है। तो यह सभी जगह पर उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, पवन ऊर्जा सभी जगह पर उपलब्ध होती है। निर्माण तथा रख रखाव की दृष्टि से भी यह पूर्णतः सुरक्षित होता है। ठीक है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला पॉइंट है पवन निःशुल्क तथा प्रचुरता में उपलब्ध है। प्रचुर मात्रा में हवा उपलब्ध होती है, समाप्त होने वाला नहीं है ये। इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसमें गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन की कोई समस्या नहीं होती है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन सुरक्षित होता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन सुरक्षित होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों पर थोड़ी सी जगह पर बिना किसी नुकसान का स्थापित किया जा सकता है। इन्हें सरलता और शीघ्रता से समूह में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा हमने ऑनलाइन आप लोग को लिया था, सीरीज में दिया है, बहुत बढ़िया दिया सीरीज में। तो पहला दिया है पवन ऊर्जा का लाभ, तो यह साफ सुथरी है। ठीक है, तो देखिए आप लोग एग्जाम में पॉइंट बनाकर लिखा करिए, हेडिंग डालकर पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। तो आप लोग पहला पॉइंट डाल लीजिएगा कि यह साफ सुथरी है, उसके अंदर लिख दीजिएगा कि यह साफ सुथरी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे हम लोग यूज करते हैं, बिजली के रूप में यूज करते हैं। फिर लिखिएगा यह असमाप्य है, दूसरा पॉइंट। तो मतलब लिख दीजिएगा यह जो ऊर्जा है पवन ऊर्जा, यह समाप्त नहीं हो सकती, इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जीवन पर्यंत कर सकते हैं, हम लोग जब चाहे तब इस ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यह सुरक्षित है, तो बता दीजिएगा कि यह सुरक्षित है, यह अन्य विधियों से अधिक सुरक्षित है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा। अगला पॉइंट है कि पवन प्रणाली के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती, इससे हम सार्वजनिक जगहों पर छोटे से जगह में भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इसका शीघ्र निर्माण किया जा सकता है। तो पवन चक्की का निर्माण हम लोग शीघ्र कर सकते हैं। ठीक है, इसका पवन ऊर्जा का यूज हम लोग शीघ्र कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनके रख रखाव की कम आवश्यकता होती है, तो इनके रख रखाव की कम आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, पवन ऊर्जा कम खर्चीली होती है। तो जो पवन ऊर्जा वैसे या तो हमें खरीदनी होती नहीं है, पवन तो हवा तो लगातार चलता रहता है, हम लोग इसी को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो पवन ऊर्जा लगातार चलती रहती है, जिससे यह कम खर्चीली होती है। तो इतना पॉइंट आप लोग बना के पॉइंट से भी लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पवन ऊर्जा के बारे सॉरी पवन चक्की जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। गतिमान वायु पवन कहलाती है और वायु को गति प्रदान करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 2% भाग पवन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का लगभग 2% भाग जो ऊपर से पृथ्वी पर आता है, उसका 2% भाग पवन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। दिन में भूमि के ऊपर बहने वाली गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसके द्वारा रिक्त किए गए स्थान को भरने के लिए महासागरों अथवा जल राशि से अपेक्षाकृत भारी ठंडी हवा पहुंच जाती है। इस प्रकार स्थानीय हवा प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती है। इससे खाली हुए स्थान को भरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण से ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती है। उपयुक्त वायु प्रवाह चक्र दिन में रहता है, परंतु रात के समय वह उल्टा हो जाता है। पानी की तुलना में भूमि के ऊपर वाली हवाएं जल्दी ठंडी होती हैं। वायु बहने के दो मुख्य कारण होते हैं, पहला घूमती हुई पृथ्वी की सतह पर पर्वत खाई आदि का होना, दूसरा पृथ्वी के विभिन्न भागों के तापमान में अंतर होना। वायु में जल वाष्प की मात्रा परिवर्तनशील होती है। हवा में नमी की अधिकतर मात्रा मूलतः तापमान पर निर्भर करती है। वायु के घटकों का अनुपात लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपरिवर्तनशील होता है, परंतु हवा का तापमान 100 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, समुद्र सतह पर मानक दबाव 707 मिलीलीटर पारे का स्तंभ होता है, जो एक बार कहलाता है। ठीक है, जो क्या कहलाता है, एक बार कहलाता है। और एक बार बराबर क्या होता है, तो एक बार बराबर होता है 760 मिमी पारे का स्तंभ, मतलब 760 मिलीमीटर। उसके बाद तो देखिए पवन
चक्की जो है यह पवन चक्की को हम लोग पवन के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, इससे भी हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पवन चक्की आप लोग देखेंगे तो ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे कुछ लोग। तो इसमें क्या लगा होता है, इसमें पंखा लगा होता है, ठीक है। देखिए मुझे थोड़ा सा चित्र बनाने नहीं आता है। तो ये हो गया पवन चक्की। पवन चक्की यहाँ पे लगा रहता है ऐसे, और इधर से एक पाइप आई रहती है, ठीक है। ये पाइप जो होता है यहाँ पानी से जुड़ा हुआ होता है। तो कुल मिला जुला कर पवन चक्की को आप अपने से लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया थोड़ा सा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। आगे देखेंगे बायोडीजल के बारे में, ठीक है। तो बायोडीजल क्या होता है, तो बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त किया गया डीजल के समतुल्य ईंधन है। डीजल नहीं, लेकिन डीजल के समान ही एक ईंधन है जो परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तित किए ही चला सकता है, ठीक है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन है जो परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तित किए ही चला सकता है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया था, काकीनाडा सेज पर स्थापित किया गया था। या तो कहें बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके किया जाता है। इसे ट्रांसस्टेरिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका परिचय देख लेते हैं अब। तो बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प होता है। इसको भविष्य का ईंधन माना जाता है, ठीक है। बायोडीजल को भविष्य का ईंधन माना जाता है। बायोडीजल में पेट्रोलियम नहीं होता है, किंतु इसे सम्यक अनुपात में पेट्रोलियम में मिलाकर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज देखिए पेट्रोल में मिलाकर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों को चलाने के लिए किया जाता है, कि इसका यूज बायोडीजल का। तो इसको याद रखिएगा, बायोडीजल को भविष्य का तेल कहा जाता है। बायोडीजल को क्या कहा जाता है, भविष्य का तेल कहा जाता है, या भविष्य का ईंधन कहा जाता है, सॉरी। बायोडीजल वानस्पतिक तेलों से प्राप्त अन्य वैकल्पिक ईंधनों से भिन्न होता है। बायोडीजल वानस्पतिक तेलों से प्राप्त अन्य वैकल्पिक ईंधनों से भिन्न होता है। बायोडीजल को बिना किसी परिवर्तन किए ही डीजल इंजनों में प्रयोग कर सकते हैं। बायोडीजल जैसे तैयार होगा तो उसको हम बिना कोई परिवर्तन किए डीजल इंजन में यूज कर सकते हैं। जबकि वनस्पति तेलों से प्राप्त ईंधनों को केवल इग्निशन कंबस्टन वाले इंजनों में ही प्रयोग कर सकते हैं, और वहां भी कुछ परिवर्तनों के बाद। इस कारण बायोडीजल प्रयोग में सर्वाधिक आसान ईंधनों में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खेती में काम आने वाले उपकरणों को चलाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल जिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है उसे ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, ट्रांसस्टेरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा से ग्लिसरीन को निकालना होता है। इस प्रक्रिया में मेथिल एस्टर और ग्लिसरीन आदि सह उत्पाद भी मिलते हैं। बायोडीजल में सल्फर और एरोमेटिक्स नहीं होते जो परंपरागत ईंधनों में पाए जाते हैं। बायोडीजल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूसरे ईंधनों की बात ही पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। इसके अलावा यह ऐसे स्रोतों से प्राप्त होता है जो पुनः नवीन किए जा सकते हैं। परंपरागत ईंधनों की तरह यह प्रदूषण करने वाला धुआं नहीं पैदा करता, ठीक है। तो यही बायोडीजल के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं बायोडीजल के बारे में आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे क्या मैंने बताया। और मैंने पहले भी बायोडीजल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था आप लोग। तो कभी भी पूछ लेता बायोडीजल प्रोडक्शन, तो बायोडीजल को ट्रांसस्टेरिफिकेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कम खर्च और सरल विधि के कारण ट्रांसस्टेरिफिकेशन को बायोडीजल बनाने का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। इस प्रक्रिया में ट्राइग्लिसराइड और अल्कोहल के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, ताकि कैटालिस्ट की उपस्थिति के साथ और उसके बिना भी एस्टर और ग्लिसरॉल बनाया जा सके। तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, ग्लिसराइड और अल्कोहल के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, ताकि कैटालिस्ट की उपस्थिति के साथ उसके बिना भी एस्टर और ग्लिसरॉल बनाया जा सके। सबसे पहले वनस्पति तेल या फिर चर्बी को रिएक्टर में डालकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। मेथेनॉल और कैटालिस्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आंशिक मात्रा में रिएक्टर में मिलाया जाता है, ताकि कैटालाइजिंग प्रक्रिया हो सके। अब रिएक्टर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 50 मिनट तक विविधतापूर्ण तरीके से हिलाया जाता है। प्रतिक्रिया समाप्त होने पर बायोडीजल को सेटलिंग टैंक में डाला जाता है। उसकी निचली सतह पर ग्लिसरॉल और साबुन ज्यादा घनत्व होने के कारण नीचे बढ़ जाते हैं और जम जाते हैं। अब बायोडीजल को वॉशिंग टैंक में डाला जाता है, जिसमें बायोडीजल को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इससे अतिरिक्त ग्लिसरॉल और साबुन निकल जाएं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक पानी वॉशिंग टैंक में बायोडीजल के नीचे दिखाई न देने लगे। जब बायोडीजल का आसवन विधि द्वारा सुखा ली जाती है तो इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है।
गुणवत्ता की जांच करने के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बायोडीजल के बारे में भी आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखा जाता है अब जेट्रोफा कर्कस के बारे में। जेट्रोफा कर्कस देखिए पूछेगा एग्जाम में, कहीं पर ये भी पूछ सकता है और इम्पोर्टेंट। तो देखिए मैंने कल ही आप लोग बताया था कि इसको रतन जोत कहते हैं। रतन जोत को हम लोग सामान्य भाषा में इसे रतन जोत के नाम से जानते हैं। तो इसको जेट्रोफा कर्कस को डीजल का पेड़ कहा जाता है। किसका पेड़ कहता है, डीजल का, क्योंकि इसके अंदर डीजल बनाने के गुण होते हैं। डीजल बनाने के गुण का, उससे डीजल बनाया जाता है इसके तेल से, जेट्रोफा कर्कस के। ठीक है, तो जेट्रोफा कर्कस जो होता है इसको डीजल का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, इसके खली का यूज हम लोग मसालों के रूप में करते हैं, पशुओं को चारे के रूप में करते हैं। इसके तेल का कोई यूज नहीं होता, इसलिए इसे बायोडीजल बनाया जाता है। तो जेट्रोफा कर्कस एक रसीला या गूदेदार वृक्ष है। यह झाड़ी के किस्म का होता है। ठीक है, जेट्रोफा कर्कस के वृक्ष अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन में बहुत अधिक होते हैं। सबसे पहले यह कैरिबियन में पाया गया था, फिर इसे हेज प्लांट के रूप में अफ्रीका और एशिया तथा भारत में पोर्टुगीज व्यवसायियों ने प्रचलित कर दिया। जेट्रोफा कर्कस, जिसे औषध फल भी कहा जाता है, यह अखाद्य है। ठीक है, यह अखाद्य नॉन एडिबल जेट्रोफा ऑयल बनाने के काम में आता है। ठीक है, इसके तेल का उपयोग मोमबत्ती, साबुन बनाने में किया जाता है तथा बायोडीजल के उत्पादन में यह तेल एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जेट्रोफा कर्कस वृक्षों से प्रति हेक्टेयर लगभग 1600 लीटर तेल का उत्पादन हो सकता है। तेल निकालने के बाद शेष बची हुई बट्टी जो उसका होता है, खली जो होता है, केक जो होता है, उसे खाना बनाने के बाद खाद बनाने और पशुओं के चारे में मिलाने के लिए किया जाता है। जेट्रोफा कर्कस पौधे की रोपाई तथा उसकी नर्सरी बनाने का काम भारत में महिलाओं के सहायता ग्रुप्स द्वारा किया जाता है। इस काम में देश की इतना सब नहीं लिखना है, आप लोगों को सिर्फ लिखना पॉइंट जेट्रोफा कर्कस में कि जेट्रोफा कर्कस को डीजल का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके तेल से बायोडीजल बनाया जाता है और इसकी जो खली होती है उसे खाने के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 1600 लीटर जेट्रोफा कर्कस का तेल निकलता है, जिसका यूज बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए इसका यूज एक अवयव के रूप में किया जाता है। इतना आप लोग लिखना है, इसके बाद आप लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है कि बायोडीजल से क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर ही ज्यादा लिखना है आप लोगों को। अब देखेंगे इथेनॉल। ठीक है, बायोडीजल या इथेनॉल में से एक जरूर आएगा। तो इथेनॉल यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल को गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जाता है जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। जिसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है उससे इथेनॉल को तैयार किया जाता है। इसे बायोइथेनॉल भी कहा जाता है। तो भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना के शीरा से किया जाता है। ठीक है, गन्ने के शीरे से फर्मेंटेशन द्वारा किया जाता है। इथेनॉल को अलग अलग प्रकार के मिश्रण उत्पाद बनाने के लिए गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन के अणु होते हैं अतः इथेनॉल के पेट्रोल के सम्मिश्रण से ईंधन का अधिक पूर्ण दहन संभव हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषकों में कमी आती है। मतलब देखिए, इसका भी यूज पेट्रोल की जगह पर हम लोग कर सकते हैं, इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में, ईंधन की जगह पर करते हैं और बायोडीजल का यूज डीजल के रूप में करते हैं, डीजल की जगह पर करते हैं। आगे चलते हैं। तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल को मुख्य रूप से गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे कई अन्य चीनी फसलों से भी तैयार किया जा सकता है। इससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। ठीक है, तो इथेनॉल जो होता है यह एक प्रसिद्ध एल्कोहल होता है। ठीक है, इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका यूज पेट्रोल के साथ मिलाकर बाइकों के लिए, गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है या कई तरह के अन्य शुगर वाली फसलों से तैयार किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी हानि नहीं होती और दोनों को लाभ होता है। ठीक है, तो ये था इथेनॉल। इथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए सिंथेसिस मेथड, फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और छोटा छोटा जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कभी वो पूछता है तापी विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र।
तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? तो विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसलिए इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। इसलिए तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें ताप जो होता है, भाप के कारण क्या किया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है, तो भाप होता है, उसमें ताप होता है। ठीक है, तो इसके कारण इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। बहुत से तापीय संयंत्र को कोयले तथा तेल के क्षेत्रों में निकट ही स्थापित इसलिए किए जाते हैं, ताकि समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष हो। अगला है जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो जल विद्युत संयंत्र में देखिए जल का यूज किया जाएगा। तो जल विद्युत संयंत्र में बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कृत्रिम जल प्रपात का निर्माण किया जाता है, जिसमें नदियां जलाशयों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में एक जल को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। जब इनसे जल का स्तर ऊंचा हो जाता है तो पाइपों द्वारा जल की धार से बांध के आधार के पास इसे टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, तो यही था तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। समझ गए होंगे तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र क्या होता है। और मैंने आप लोगों को ऊर्जा के स्रोतों को बता ही दिया है, क्योंकि ऊर्जा के उपयोग के आधार पर दो स्रोत हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ठीक है, देखिए ऊर्जा के आधार उपयोग के आधार पर और नवीकरण के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। एक वाणिज्यिक स्रोत होता है, गैर वाणिज्यिक स्रोत होता है, या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत भी होता है, गैर पारंपरिक स्रोत भी होता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने जितना बताया आप लोग यदि उसको पढ़ लेंगे तो आप लोग इतने से भी अच्छा नंबर ला सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जाइए और एग्जाम दीजिए और सबसे अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।